हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में हम धीरे धीरे यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ गए और पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें हमने विद्युत धारा, श्रांति काल और माध्य चाल को जो हमने बताया था, माध्य मुक्त पथ, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हम अपवाह वेग के बारे में समझने वाले थे और उसके आगे धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध और ओम्स लॉ और अपवाह वेग और धारा घनत्व की सहायता से या धारा की सहायता से हम वापस से ओम के नियम की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो पहले थोड़ा सा जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी गैस की तरह बिहेव करते हैं। ये हमने एक बर्तन लिया था, बंद था, जो सिलेंडर टाइप समझ लो, कोई बर्तन था जो बंद था, इधर से भी और इधर से भी। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए थे, है ना, ऐसे से चल रहे थे अपना, इधर से कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे चल रहे थे। तो हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कब मूव करते हैं, जब धातु को कुछ ऊष्मा दी जाती है या फिर उसको रगड़ा जाता है। रगड़ा दी जाती है तो उस रगड़ने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने नाभिक की कक्षा से छूट के अंदर धातु पर ही, धातु के पृष्ठ पर ही घूमने लगते हैं। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ ऐसे 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 करके जा रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे। हमने बताया था कि दो टक्करों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी माध्य मुक्त पथ को ट्रेवल करने में जो समय लगा उसको बोलते थे श्रांति काल, श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। हमें ये समझना था कि यहाँ से यहाँ तक जो वेग था वो क्या था। तो वहीं से कार्यक्रम हमारा शुरू करना है, जैसा कि हमारा तय हुआ था। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, या ये कहें हम इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है, या अपवाह वेग, या अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, सही कुछ सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक ही चल रहा है। तो यहां से यहां तक का वेग क्या था ये समझना है। ठीक है, तो अब एक इस बात को समझने के लिए एक हम चालक लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक हम चालक ले लेते हैं जी। इसको हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, प्लस से दूर, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, पड़े होंगे। ठीक है, अब बात को ध्यान समझना है। इस चालक की लंबाई मान लेते हैं L है। अब देखो, थर्मल वेलोसिटी यानी उसमें वेग के कारण ये घूम टहल रहा था। एक वेग और काम कर रहा है। जब विभव लगाया गया चालक में, जब वोल्टेज लगाया गया तो एक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में मूव करने लगे, यानी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 इस टाइप से विपरीत दिशा में मूव करने लगे। जब इधर मूव इसने किया तो पोटेंशियल की वजह से इधर इस पर एक फोर्स जनरेट हुआ इस इलेक्ट्रॉन पर, और ये इधर मूव करने लगे, जो कि इसके बराबर है, एम ए, एफ बराबर एम ए के बराबर, यानी यह फोर्स जनरेट हुआ
जिससे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, यानी प्लस चार्ज की ओर। ठीक है, तो हमें इसी वेग को समझना है। ये वेग बहुत धीमा होता है, इसको बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव, बहाव, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा मतलब अपनी जगह से धातु पर ही एक ऐसे सूक्ष्म वेग से बह रहा है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझ आई बात से? बात यहां समझ में आएगी नहीं? मैं इसकी परिभाषा पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, ये लिखने में ज्यादा समय लेता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पॉज करके लिखा। कह रहा है बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता है, त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, यानी जो बैटरी का विभवांतर है इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता, बल्कि वह उन्हें चालक की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग जो लगभग आपका लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। किधर? हाई वोल्टेज की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इस सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। वापिस से समझते हैं कि V वोल्ट की कोई बैटरी हमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो ऊष्मीय वेग जो इसका पहले ही से है, जो घर्षण करने पे या इसको गर्म करने पे प्रदान किया, जिससे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे धातु के पृष्ठ पर, तो जैसे इस धातु को हमने एक चालक के साथ, इस धातु चालक को हमने एक वोल्टेज के साथ जैसे जोड़ा, इसकी लंबाई मान लेते हैं L, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में प्राप्त हो गई, तो बैटरी में वो त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता बैटरी, बल्कि वह उन्हें चालक की लंबाई की दिशा में, यानी चालक की लंबाई की दिशा इस तरफ है, चालक की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जो लगभग कितना है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। और ये वेग किस पे आरोपित होता है? ऊष्मीय वेग पर आरोपित होता है। इस सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर स्लिप करते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जो आया, इस रास्ते को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, और यहां से यहां आने में जो समय लगा उसको शांति काल, और यहां से यहां वह जिस वेग से आया उसी को बोलते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या करता है? किसी चालक में जब हम पोटेंशियल जोड़ते हैं, यानी वोल्टेज जब लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, तो हाई वोल्टेज की ओर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी बहुत तेज त्वरित नहीं करता, धीरे धीरे इधर गतिमान हो जाते हैं, और उस पर एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं F। ठीक है, ठीक है, स्लिप करें इसको। अपवाह वेग समझ में आया आपको? अब बच्चा इसको देखते हैं, थोड़ा सा 2-3 चीजें और ध्यान से देखते हैं। अपवाह वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। इसे V सफिक्स में D से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका नाम है ड्रिफ्ट, इसलिए इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? अब अगला टॉपिक है, समझ में आएगी नहीं? ये इतना वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होता है? हाई वोल्टेज की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वेग किस पे आरोपित होता है? ऊष्मीय वेग पर, जो उसकी घर्षण कार्य या गर्म करने पर जो उसका इलेक्ट्रॉन जुम्बा खेल रहे थे, उस पर ये आरोपित करता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर आता चला जाता है। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी है। ये वेग बहुत ही कम होता है। बहाव का मतलब ही होता है जो स्लो बह रहा है, तो वही चीज है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूव करते हैं यहाँ पर, लेकिन जो इसकी गति की डायरेक्शन है बहुत धीमा होता है। चले स्लिप करें। आइए भैया अब आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब सारी चीजें। इस चित्र को हम अंत तक रखेंगे, इस डायग्राम को अंत तक रखेंगे। तो अगला टॉपिक है अनुगमन में अपवाह वेग। समझ गए? ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक हमारा आज का है अपवाह विद्युत धारा
तथा अपवाह वेग में संबंध, अपवाह वेग में संबंध, क्या संबंध है दोनों में, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात है। ये चालक है आपका, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लेते हैं, और यहाँ का ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्षेत्रफल, इसका आयतन भी है। एकांक आयतन से, ध्यान देना, एकांक आयतन तथा एकांक समय में, एकांक समय में चालक से, चालक के, यहां पर लिख देता हूं चालक, यहां पर लिख सकते हैं चालक के, चालक के एकांक आयतन तथा एकांक चालक में, ओहो, चलो यहीं से देखते हैं। एकांक आयतन तथा एकांक समय में चालक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मान लेते हैं NVD, है ना, NVD, ये बात समझ आया कि नहीं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है VD, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो उसका वेलोसिटी होगा और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है VD, उनका क्या है एवरेज वेलोसिटी होता है VD, अपवाह वेग, इनका मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यदि यदि एकांक आयतन अच्छा एकांक क्षेत्रफल पर निकाल लेते हैं। एकांक, ये दूसरी बात देखिए, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक समय में चालक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, ये होगा NAVD। बात को समझना, एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम पर इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब लिया A, एक ही लिख सकते या A क्षेत्रफल लिख देता हूं, A क्षेत्रफल तथा एकांक समय में चालक से निकलने वाला आवेश NAVD होगा, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो A क्षेत्रफल तथा A क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल की एरिया की बात कर रहे हैं, A क्षेत्रफल तथा T समय में चालक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, NAVDT, ठीक है। तो अगर हम पता करना चाहें धारा कितना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तब विद्युत धारा, तब चालक से कितना है, तब चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T। अच्छा एक चीज हमने गलती कर दिया यहां पर, NE होगा, NVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NAVDT। एक सेकेंड, एक चीज यहां छूट रहा था, तब चालक से निकलने वाला आवेश क्या हो जाएगा NEAVDT,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुणा कर देंगे, क्यू बराबर यानी ई होता है, और ई आपको पता चल गया है इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई ए भी डी टी। ठीक है, सॉरी माफ करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आवेश निकल गया। तब धारा, तब विद्युत धारा कहाँ लिख दें हम, कहाँ जगह है, चलो तब विद्युत धारा यहां पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करना चाहूंगा। तब विद्युत धारा आपकी हो जाएगी Q अपान टी, आई बराबर क्या हो जाएगा Q अपान टी। तो यहां से हम लिखना चाहें अगर, तो आई बराबर Q का मान क्या है, एन ई ए भी डी टी बटे में टी, टी से टी कैंसिल, तो आई बराबर आ गया एन ई ए भी डी। यही जो है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध है। ठीक है, आई बराबर क्या मिला आपको, आई बराबर आपको इस संबंध में मिला एन ई ए भी डी। अब इसको याद करना है, तो अगर इसको याद करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, भी डी ई एन ए, यानी वीना नाम से याद कर सकते हो, वीना लिख दो, तो भी डी ई एन ए वीना, ये है अपवाह वेग आई। ठीक है, ये है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। कहानी क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम पे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया, फिर टी सेकंड में निकाल लिया कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, फिर चालक में कितना चार्ज है, कितना आवेश निकल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो हमने, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था, हमने एक इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दिया तो पूरा चार्ज पता चल गया। उसके बाद आई बराबर क्यू अपान टी होता है, फिर हमने क्यू अपान टी करके टी से टी काट दिया, फिर ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, आइए बच्चों, अब अगला टॉपिक है धारा घनत्व। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर होगा आई अपान ए, जे बराबर आई अपान ए। आई इज करंट एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट। ठीक है, यहां से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तब जे का मात्रक, बच्चों देखो जे का मात्रक, तो जे का मात्रक हो जाएगा यहां से एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बीमा यदि निकालना चाहें, बीमा इसका हो जाएगा एम्पियर का ए और एल की पावर -2, ए एल -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। ओके, समझ आया बच्चों? चलो, ये बड़ा ही आसान टॉपिक है, ये सब शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है कि धारा घनत्व तो किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसको जे बराबर आई अपान ए लिखते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी विमा होती है ए एल -2। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपने अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस।
तो पहली बात, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, यहां पर लिखना विद्युत प्रतिरोध, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे विद्युत या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसको अभी स्लिप कर देते हैं, जरूरत नहीं है अभी इसका जरूरत नहीं है, जब आएगा तो देखते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। है ना, तो R बराबर क्या है, विभव तथा R बराबर V बाई आई, है ना। ओम के नियम से क्या मालूम था आपको, V बराबर आई आर, तो यहाँ से R बराबर V अपान आई। आपने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में, कक्षा 10 में आप ये चीजें पढ़े होंगे। तो विद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से R का मात्रक निकाल लेंगे। R का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, या वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का होता है जूल पर कूलम। अरे V बराबर होता है W अपान Q, अब I पहले से है। ठीक है, और तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। अच्छा, मूल मात्रक ही इसका निकाल देते हैं, तोड़ते रहते हैं। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, और Q बराबर होता है आई टी इंटू आई। F बराबर क्या होता है, आई टी इंटू आई। F बराबर क्या होता है बच्चों, F बराबर होता है एम ए इंटू डी बटे में आई स्क्वायर टी। तो यहां से इसका मात्रक निकल के आया, ए को भी तोड़ सकते हैं, एम ए बराबर क्या होता है V बाई टी, टी को नीचे लाओ, आई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से इसका मूल मात्रक निकल के आया, आर का मूल मात्रक निकल के आया किग्रा, ये भी वेग है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटे में एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड के घाते 3, 1 सेकेंड। ये इसका मूल मात्रक है, और इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है। और जल्दी इसकी बीमा देखते हैं, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। बीमा देखते हैं आर का। ठीक है, बीमा, तो बीमा हो जाएगा, V का बीमा क्या होता है, एम एल। अच्छा, W पॉइंट यहां से मैं लिख देता हूं बीमा इसकी, किग्रा का एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर प्रति एम्पियर ए माइनस 2 और टी माइनस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, दैट इज डायमेंशन ऑफ आर। ये है आर की बीमा, प्रतिरोध की बीमा। ठीक है, कभी कभी 60 नोट्स में पूछ लेता है कि आर की बीमा बताइए, आर का मूल मात्रक बताइए। ठीक है, सभी मात्रक इसके जो हमने निकाले हैं सब एम के एस में है। ठीक है, समझ आया, स्लिप करें।
वाह, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। इसने क्या कहा था, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप में कोई परिवर्तन न हो तो सिरों पर लगाया गया विभव वैद्युत धारा के समानुपाती होता है ना। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI, ठीक है, या V बराबर IR, ठीक है, जहां R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, जहां R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम का नियम तब लगता है, और इसका भी आई ग्राफ मैं देख लेता हूं, इधर है V, इधर है I, भी आई ग्राफ इसका ऐसा होता है, ये है धातु, ठीक है, ये इसका भी आई ग्राफ है। अगर ग्राफ ऐसा नहीं है तो ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ये देखिए जल्दी, किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप में उसके कोई परिवर्तन न हो। अगर उसके ताप में कोई परिवर्तन, विशेषकर ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो जो उसके सिरों पर विभव लगाया गया, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है, छोटा सा एक चालक लेते हैं, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो अगर इसके ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसमें जो बहने वाली विद्युत धारा होगी, ये जो धारा होगी, ये यहाँ पे जो लगाया गया विभव है, ये विभव के समानुपाती होगी ये धारा। ये चीज ओम से बताया था, लेकिन तब कब ओम का नियम तभी लगेगा जब ताप में या उसकी और एक दो अवस्थाएं जिसमें परिवर्तन न हो। इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत इस कक्षा 12 में तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लगाया गया, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो स्लिप करें, स्लिप करते हैं। तो ये कहानी है ओम के नियम की। अब हम देखते हैं ओम के नियम की अपवाह वेग, अगला हेडिंग, अपवाह वेग की सहायता से ओम के नियम के व्युत्पत्ति, यानी अपवाह वेग की सहायता से ओम के नियम को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आपको? आइए देखते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि ये कोई चालक है, अपवाह वेग जब बता रहा था तभी बताया था, ठीक है। ये कोई मान लेते हैं चालक है जिसकी लंबाई है L, और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जो कनेक्ट कर दिया है,
और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज ये माइनस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। तो उसमें वेग तो इसका ये है, थर्मल वेग इसका है, थर्मल वेलोसिटी तो ये है। अब एक वेलोसिटी और काम करता है जिसको बोलते हैं अपवाह वेग, ठीक है। तो जब ये इसको हमने इसको जोड़ा तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स जनरेट हुआ जो F था, ठीक है। जब फोर्स लगा तो कुछ न कुछ एक्सेलरेट हुआ और कुछ न कुछ एक्सेलरेट हुआ, तो हम देख पा रहे हैं कि F बराबर होता है एम ए बराबर क्या होगा F बाई एम, ए बराबर होगा F बाई एम। और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है क्यू ई, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू होता है क्यू ई, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे ई, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो F बराबर ई, यहां पर आते हैं, F बराबर ई बटे में एम। अब E बराबर क्या होता है आपने E बराबर पढ़ा होगा V बराबर E इंटू आर, V बराबर E इंटू आर पढ़ा होगा आपने। अगर आपको E चाहिए तो V बाई आर, और यहाँ पर आर की जगह क्या काम कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर कंडक्टर का लेंथ क्या है L, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इक्वल टू ई की जगह पे V बाई एल एम, है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूं चूंकि F बराबर ई, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूं E बराबर V बाई एल, ठीक ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, समझ आई ये बात। देखिए ध्यान से ई भी भाई ए बराबर, इसको मैं डब्बे में मत करता क्योंकि ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं यूज होने वाला होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन वगैरह, पोटेंशियल वगैरह, लेंथ चालक और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चूंकि ए बराबर हम जानते हैं dv बाई डी टी, कक्षा 11th में ही पढ़ा था ए बराबर dv बाई डी टी, तो ए की जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू ई भी बटे में यल इंटू यम, है ना, कर सकते हैं। तो यहां से जरा डेरिवेशन एक बार फिर से देखिए आप लोग। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी भी इक्वल टू ई भी बटे में यल एम, ये ई है, यल एम डी टी, इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू वी डी अपवाह वेग तक, और इसका कर देते हैं 0 टू श्रांतिकाल टाउ तक, ठीक है। समझ आई ये बात। तो डी भी, तो 1 dx का समाकलन हम जानते हैं, यहां पर देख लेते हैं 1 dx का समाकलन होता है x, यहां पर 1 dv है, इसका क्या होगा v लिमिट 0 टू वी डी, और यहाँ ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा ई भी बटे में यल इंटू एम बाहर आ जाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर देता है एक लाइन 0 टू टाउ डी टी। वापिस से इसका लिमिट रखते हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इक्वल टू ई इंटू वी बटे में यल इंटू एम, 1 dt का क्या होगा t 0 टू टाउ, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा वी डी इक्वल टू ई भी यल एम टी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, टाउ माइनस 0 दिख रहा है यहां तक, ठीक है, टाउ माइनस 0। तो वी डी इक्वल्स टू आपका आ गया ई भी यल एम इंटू टाउ, ये है। इतना तक एक फार्मूला और आ गया, ठीक है। इतना तक एक ये फार्मूला आपका हो गया। अभी एक चीज और बचा हुआ है, इतना नोट कीजिए, जरा जगह कम है बच्चों, उधर आपको दिखेगा पता नहीं। चलो और देखते हैं जहां तक हो पाता है, ठीक है।
तो परंतु हमने ये भी पढ़ा था धारा, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, जो I बराबर क्या था, I बराबर विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था I बराबर NEAVD, ठीक है। तो यहां से I इक्वल टू NEAVD की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, EV बटे में L इंटू M टाउ। V इधर लाओ, I बाई V, ठीक है, I बाई V बराबर NEA टाउ, NEA E का ई में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ बाई L इंटू M। V बराबर आपने IR पढ़ा था ओम के नियम में, और IR बराबर क्या पढ़ा था? V बाई I पढ़ा था। यहाँ पे I बाई V है, तो यहाँ से V बाई I कर लो। हम कहाँ लिख दें? यहाँ पर इसको स्लिप कर दें, इस चीज को हम स्लिप कर रहे हैं, तो यहीं पर हम इस बात को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ये हो जाएगा V बाई I जब करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सब नीचे आएंगे। तो L M बटे में NE स्क्वायर A टाउ। और ये क्या है? सब नियतांक है, चालक की लंबाई नहीं बदलने वाली है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ये नहीं बदलेगा, क्रांति काल नहीं बदलेगा। तो ये सब क्या नियतांक है, यानी V बाई I बराबर R। यही ओम का नियम है ना, यही ओम का नियम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यही ओम का नियम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और समझ में आया कि R बराबर L M बटे में NE स्क्वायर A टाउ भी होता है, ठीक है। ये है अपवाह वेग की सहायता से ओम के नियम की प्राप्ति, ठीक है। यहां तक आज का हमारा टारगेट था और हम यहां तक पहुंच गए हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। अगर जो चीजें आपको कम समझ में आया, जिस चीज में दिक्कत है, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि 1-2 वीडियो और बना दे उस पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ध्यान से पढ़िए।